जय हिंद एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। बेसिकली आज हम लोग टैलेंटेक्स के ही सॉल्यूशन की बात करेंगे। उम्मीद यही होगी कि आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से गया होगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा होगा और आंसर टिक करने से पहले एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर किया होगा। पहले फटाफट से ये बात बताइए, आप कमेंट बॉक्स में कितना स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये वीडियो देखने के बाद ऑब्वियसली आप आंसर की के लिए आए, लेकिन एक जो स्टार्टिंग में मैं बात बोलूंगा कि आपने जो क्वेश्चंस लगाए हैं, जिस पे जेन्युइनली आपने टाइम स्पेंड किया होगा, उसको अच्छे तरीके से उसके सॉल्यूशन को समझिएगा, अपने अप्रोच को समझिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। देखो, क्वेश्चन चाहे जैसा गया हो पेपर आपका, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमें मतलब ये कि हम लर्निंग के पीछे कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा गया हो नहीं अच्छा गया हो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट हो के। अभी बहुत लंबी जर्नी है, आप जेई और नीट के बारे में सोच रहे हैं, बहुत लंबी जर्नी है, 4 साल की जर्नी है। तो जितना आप ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे थ्रू आउट द जर्नी, उतना अच्छा आप रिजल्ट ओवरऑल पाएंगे। तो हमें यही रखना है, हमेशा लर्निंग के पर्सपेक्टिव से सोचना है। स्कोर कम नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा, ये लगा रहता है, लेकिन हमारा मेन मोटो क्या है? मोटिवेटेड रहना और प्रॉब्लम्स को लर्निंग के थ्रू समझते रहना। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास अगर आप पेपर देखेंगे तो जो 5 अक्टूबर को पेपर हुआ था, यही था क्या पेपर? आप कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइएगा। अगर यही था तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी मैंने पीपीटी बना रखी है, फटाफट से मैं ओपन कर देता हूँ। टैलेंटेक्स 5 अक्टूबर को जो हुआ था आप सभी लोगों का 2023-2024 सेशन का, उसका सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन एक बार देखिए, अटेम्प्ट करिए। अगर जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने पेपर नहीं दिया, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप अटेम्प्ट करिए। जो बच्चे भाई थे पेपर में, उन्होंने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगर आप केस सिनेरियो को समझे तो रोहन स्टॉप्ड हिज कार टू सेव अ डॉग। भाई आप कार चला रहे थे, आपने ब्रेक मारा होगा, कार रुकी होगी। और क्या सडन ब्रेक मारा होगा? अगर आप देखो ध्यान से, तो अगर कार आप चला रहे हो एक स्पीड में, भाई एक मैक्सिमम स्पीड आपकी हो सकता है 40, 50, 60 कुछ भी रही होगी। अब आप कुत्ते को बचाने के लिए अगर ब्रेक मारते हो तो भाई बहुत सडन करोगे ये काम, तो एक इम्पल्सिव फोर्स जनरेट होगा। इम्पल्सिव फोर्स का ही कॉन्सेप्ट यहाँ, मतलब इम्पल्स का कॉन्सेप्ट आप दिमाग में लगाएंगे तो चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। तो हिज एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, आपकी एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ -5 से 5 0 हो गई एक्सेलेरेशन। मतलब आपने जो रिटार्डेशन शो किया, कार की जो रिटार्डेशन है वो कितनी है? -5। और ये 0 हो गई। कितने टोटल टाइम कितना लगा? तो इसको लगा है 5 सेकंड ये होने में, बहुत माइन्यूट सा टाइम लगा 5 सेकंड में। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय रोहन पूछा गया है। इफ मास ऑफ रोहन इज दिस, हमें ये चीज निकालनी है। तो हमें पता है भाई कि अगर हम इसका, हमारे पास एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम है, हम स्लोप लेने का कोई मतलब नहीं। एरिया के लिए आपकी हिंट दे दिया गया कि एरिया, लेट सपोज अगर मैं निकालता हूँ, तो अगर मैं ग्राफ का एरिया निकालता हूँ तो एरिया क्या देगा हमें? एक्सेलेरेशन इनटू टाइम दे देगा। क्या दे देगा? एक्सेलरेशन इनटू टाइम दे देगा। तो एरिया है क्या? एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर आप एरिया ऑफ स्क्वायर को देखें तो एरिया ऑफ स्क्वायर ये होगा, ये है पूरा का पूरा स्क्वायर। अब उसमें से अगर ये वाला हम क्वार्टर सर्कल निकाल दें, माइनस कर दें, ये वाला क्वार्टर सर्कल माइनस कर दें, तो हमारा ये काम का एरिया आ जाएगा, है ना। हमें पता है कि जो ग्राफ है और एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम के बीच की जो एक्सिस है, उनके बीच का प्रॉपर एरिया, तो हमारे काम का एरिया ये है। तो अगर हम निकालें एरिया, लेट सपोज, तो एरिया क्या होगा? एरिया विल बी व्हाट? एरिया अगर हम निकालते हैं तो ये एक्सेलेरेशन इनटू टाइम आएगा। इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो अगर ये वाली लेंथ हमारी 5 है, ये वाली लेंथ 5 है, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, माइनस ये क्वार्टर सर्कल का स्क्वायर। क्वार्टर सर्कल का एरिया कितना होगा भैया? पहले तो 1/4 है सर्कल का, और एक सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक, तो आर की वैल्यू कितनी है? अगेन अगर आप देखें तो यही वाली वैल्यू और ये वैल्यू कितनी है? 5 है। ठीक, 5। तो यहाँ आर की वैल्यू अगर 5 रख दें तो डायरेक्ट यहाँ 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ तो ये 25 माइनस 25, देखो आर 5 है, 5 का स्क्वायर 25, पाई/4 हो जाएगा। ठीक, और इसको और थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूँ तो 25 को बाहर कर लेते हैं, ये आएगा 1 - पाई/4। ठीक, ऑप्शन नंबर आपको दिख गया बी। मार के हट जाइए, मार के हट जाइए। लेकिन दोस्त, आप एक बात जानते हो, किसी भी बॉडी पर जो नेट फोर्स होता है वो उसके मास और उस पर जो एक्सेलरेशन लगा है उसके बराबर होता है, के बराबर होता है। तो ये तो बात है कि हम जो यहाँ से निकाल पा रहे हैं, जो ये वैल्यू हमारे सामने आई है, वो एक्सेलरेशन इनटू टाइम की वैल्यू है। एक्सेलरेशन इनटू टाइम की वैल्यू है 25 × 1 - पाई/4। ये एक्सेलरेशन इनटू टाइम की वैल्यू है। इट मीन्स हमें अभी एक्सेलरेशन की चाहिए, तो क्या टाइम से डिवाइड कर दें। ये रिटार्डेशन है जो कार फील करेगी, और जस्ट उसका अपोजिट रिटार्डेशन कौन फील करेगा? भाई मैं फील करूंगा, क्योंकि हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी तो फॉलो कराना है। तो कार के ऊपर नेट जो फोर्स लगेगा वो बात नहीं, हमें जो रिटार्डेशन महसूस होगा वो कितना? जस्ट इसका अपोजिट। तो यहाँ अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो क्या हमें एक्सेलेरेशन जो नीडेड है वो आ जाएगी?
बिल्कुल आ जाएगी। और टाइम की कितनी वैल्यू है, 5 सेकंड में ये कारनामा हुआ है पूरा का पूरा, कितने में 5। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मास की वैल्यू कितनी है 50 kg इंटू एक्सेलेरेशन के लिए हम टाइम से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ये था 25 इंटू 1 - π/4 ये था। और टाइम की वैल्यू टोटल कितनी लगी है 5 लगी है। तो यहाँ से अगर हम डिवाइड कर दें तो 5 से यहाँ से 5 कट जाएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ पर कटेगा तो 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना 250 टाइम्स ऑफ 1 - π/4 न्यूटन, ये आ जाएगा फोर्स। और अगर आप देखें तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, आई थिंक इसमें बच्चे ने जो भी टिक किया हो वो अपनी बात की बात है। क्लियर है क्या यहाँ तक, क्लियर है। ठीक है, हमने क्या किया, एक्सेलेरेशन निकाल दिया, बेसिकली रिटार्डेशन। तो यहाँ से हमें जो ग्राफ से पता चला वो एरिया इंटू टाइम पता चला, एरिया इंटू टाइम। अब हम देख लें कितने टाइम में हुआ है, 5 सेकंड में हुआ है। तो अगर 5 से डिवाइड कर दें तो क्या एक्सेलेरेशन नहीं आ जाएगा, रिटार्डेशन नहीं आ जाएगा, माइनस की वैल्यू आ जाती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई, अब यहाँ आइडेंटिफाई करने की बात आ गई। तो भैया हमें पता है कि जो मिरर के बीच में ये वाला पॉइंट होता है इसको तो हम बोलते हैं पोल, ये वाला पोल। अब कंफ्यूजन वाई और इसमें है। तो कोई भी एक लाइट रे पैरेलल आती है, कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल आती है, पैरेलल आती है अगर ये, तो हमें पता है कि ये पैरेलल लाइट रे हमेशा पास करती है किससे, फोकस से। या तो वर्चुअली पास कर रही हो या तो फिर रियली पास कर रही हो। तो ये अगर हमारे मिरर कैसा कॉन्वेक्स है, हम यहाँ से देखें तो ये ऐसे जाएगी, मतलब ये वाली जो आ रही होगी वो कहाँ से आ रही होगी, फोकस से आ रही होगी। तो वाई क्या है, फोकस। और ये जो हम नॉर्मल वाला पॉइंट ले रहे हैं, ये नॉर्मल हमारा, ये नॉर्मल कहाँ से आता है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है। ये कहाँ से आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है। ठीक, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है। तो Z विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर, Y विल बी फोकस एंड X विल बी पोल। तो ऑप्शन नंबर 1। तो ये वेरी इजी कैटेगरी में रखूंगा, इजी कैटेगरी में। मैं कैटेगरी भी बताते हुए चल रहा हूँ, और इसको रखूं तो ये मॉडरेट टू हार्ड में रख देता हूँ, क्योंकि सोचना थोड़ा सा कठिन था ये। अगर आप सोच लिए हैं, वेरी गुड, अप्रिशिएट, है ना, आप अप्रिशिएबल हो भाई। आइए लास्ट वाली ग्राफ की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नॉट पॉसिबल फॉर बॉडी इन मोशन। आप एक बात बताइए, कोई भी एक बॉडी अगर है, अगर ये मोशन में, तो इसकी एक ही पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी। बोलो, क्या इसकी 1 वेलोसिटी होगी एट अ टाइम, 1 वेलोसिटी एट अ टाइम होगी, कि एक ही टाइम पर दो दो वेलोसिटी कैरी कर सकता है। एक वेलोसिटी एक टाइम पर कैरी कर सकता है, मतलब टाइम के एक्सिस, अगर हम टाइम के एक्सिस पर कोई भी कट डालें, टाइम के एक्सिस पर एक टाइम पर दो वैल्यूज नहीं आ सकती। आप देखो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, पॉसिबल है। यहाँ सिर्फ इंक्रीज हो रही है, मतलब एक्सेलेरेशन हमारा क्या बहुत वेरी कर रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो वेलोसिटी पहले इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई। लेकिन यहाँ पर सर्कुलर, मतलब अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइम मान लेता हूँ, ये 5 सेकंड है, मान लो ये 5 सेकंड है। यहाँ पर अगर ऐसा कुछ ग्राफ खींचता हूँ तो ये यहाँ पर भी कट कर रहा है, और इस ग्राफ को यहाँ पर भी कट रहा है। तो ये वैल्यू v1 है, ये वैल्यू v2 है। अब एक टाइम पे दो वेलोसिटी नहीं पॉसिबल है, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। एक टाइम पर मल्टीपल वेलोसिटीज कैसे पॉसिबल हो सकती है, नहीं पॉसिबल है। क्लियर है, चलिए आते हैं चौथे क्वेश्चन पर, आ जाइए। A stone of mass 2 kg is kept at height of, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेट सपोज दिस इज द ग्राउंड, और आप इसको भी अगर देखें तो ये वेरी इजी कैटेगरी में मैं रखूंगा, क्योंकि ये आप जब मोशन का ग्राफ पढ़ते हैं तो हर टीचर ये क्वेश्चन कराता ही कराता है। तो वेरी इजी का ग्राफ, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो लेट सपोज कोई एक बॉडी है जो कहाँ रखी गई है, 20 मीटर पर रखी गई है, यहाँ पर। ये फ्रॉम द ग्राउंड इट इज रिलीव्ड आफ्टर सम टाइम इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 250। मान लेते हैं कि हमने इसको छोड़ा और ये यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर आने के बाद इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है, 250 जूल है। तो हमें समझना है कि यहाँ पर टोटल एनर्जी इसके पास रही कितनी होगी, टोटल एनर्जी जो रही होगी अभी वो कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और वो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh के बराबर। देखो कोई चीज अगर h हाइट पर है और वो रेस्ट पर है तो उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर क्या होगी, वो 0 होगी। लेकिन जब ड्रॉप करेंगे मोशन में आएगी, मोशन में आने से जो एनर्जी आती है वही काइनेटिक एनर्जी। इस पॉइंट पर क्या होगा, मास कितनी है उसकी, 2 है, ग्रेविटी कितना है, 10 है, और कितने हाइट पर है, तो 20 पर है। तो ये आ जाएगा टोटल कितना, 400 जूल। तो टोटल थी 400 जूल, और हमारे पास यहाँ गई किस में है, काइनेटिक एनर्जी में, कितना, 250। तो बची कितनी एनर्जी, 150 जूल। अब ये 150 जूल ही तो पोटेंशियल एनर्जी में होगी, क्योंकि जो हमारी टोटल एनर्जी होती है वो या तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही होती है दोनों का सम। बोलो दोनों का सम। तो टोटल एनर्जी जो थी हमारी 400 जूल थी पहले। अब वो टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में। टोटल एनर्जी 400, काइनेटिक एनर्जी 250, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा भाई, 150। ऑब्वियस सी बात है, तो 150 जूल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर सही होगा, 150 जूल।
एन एयर बबल इन ट्रांसपेरेंट स्लैब हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। आप अगर देखें तो अगर मैं इस क्वेश्चन को रखूं तो ये क्वेश्चन भी इजी कैटेगरी में ही रख दूंगा मैं, क्योंकि ये बहुत वेरिएबल है भाई। जब आप एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ते हैं, जब आप एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ते हैं वर्क एनर्जी चैप्टर में, एनर्जी कंजर्वेशन, तो उसमें आपको ये चीज़ बताई जाती है भाई थ्रू आउट द प्रोसेस होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे फेंक रहे हैं तो एक ही काम होता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल बदलती है, पोटेंशियल काइनेटिक में, ये इंटर कन्वर्जन चलता रहता है। ठीक है, मिनिमम पॉइंट पे नो पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी। जब मैक्सिमम हाइट पर जाओगे वहां टोटल पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। एन एयर बबल, मान लेते हैं अपने पास एक ग्लास स्लैब है, ऐसा कुछ है, एक ग्लास स्लैब, यहाँ पर एक एयर बबल है और नीचे से भी कुछ ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब के अंदर बेसिकली चिपका हुआ। तो मान लेते हैं कि ये वाली जो थिकनेस हमको नहीं पता, ये मान लेते हैं कि x है, और ये वाली जो थिकनेस है वो कितनी है, y। जब ऊपर से हम इसको देख रहे हैं, ऊपर से जब देख रहे हैं तो ये हमको दिख रही है कुछ यहाँ पर, कितने पॉइंट पर दिख रही है भाई, ये हमको ऊपर से दिख रही है 4 सेंटीमीटर डीप। और जब हम इसी चीज को नीचे से देख रहे हैं तो ये वाला बबल हमको यहाँ दिख रहा है, और ये कितने मीटर डीप, 5 सेंटीमीटर डीप। मतलब ये वाला पार्ट अभी मिसिंग होगा, ये वाला पार्ट मिसिंग होगा, तो हमें रियल डेप्थ निकालना ये। तो अगर हम देखें तो म्यू बराबर जानते हो क्या होता है, रियल डेप्थ, पढ़े होगे कभी, अपॉन अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ जो हमें दिखती है, रियल जो होती है। तो म्यू, अगर इसका अगर मैं म्यू की बात करूं तो म्यू बराबर कितना है, 1.6, और इसका भी म्यू बराबर 1.6। तो दोनों के लिए बस जो दो केस बनाने हैं, यहाँ पर 1.6 इंटू एक्स, पहले अगर ऊपर वाले से बात करते हैं, इनके लिए बात करते हैं, एक्स रियल डेप्थ हमने माना यहाँ पर कि ग्लास की थिकनेस की कितनी एक्स है, अपरेंट डेप्थ कितना दिख रहा है, 4 में दिख रहा है, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 6.4 सेंटीमीटर। ये पहला आ गया। अब अगर सेम केस दूसरे के लिए लगाएं तो 1.6 रियल डेप्थ कितना माना है, नीचे से अगर हम देख रहे हैं y, और टोटल इनका कितने पर दिख रहा है, 5 पर दिख रहा है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब अगर देखो टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब चाहिए हमें, ये टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब चाहिए कि दो स्लैब था, एक स्लैब था बेसिकली बीचों बीच एयर बबल था, जब ऊपर से देख रहे थे तो 4 पर दिख रहा था वो अपरेंट डेप्थ, नीचे से देख रहे हैं तो 5 पर दिख रहा है, मतलब ये कहीं यहाँ पर होगा बीचों बीच। जो ये वाला पार्ट है हमें ये वाला पार्ट दोनों तरफ से नहीं दिख रहा है, इतना लेंथ हमारा मिसिंग है, तो हम उस चीज को निकाल लें यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, है ना, ये हम निकाल भी सकते हैं अगर निकालना चाहें तो, हमारी बात की बात। ठीक, तो ये पूरी की पूरी बात हो गई। अब हमें अगर टोटल थिकनेस चाहिए तो हमें पता है टोटल थिकनेस जो है टी मान लेते हैं, तो ये टी किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई के ही तो बराबर होगा। एक्स की वैल्यू कितनी है, 6.4 प्लस 8, 8 से 14 मतलब 14.4 सेंटीमीटर। ये आ गया परफेक्ट आंसर। और ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे पहला ही मैच कर रहा है आपके सामने, 14.4 सेंटीमीटर। क्या सारी वैल्यूज हमारी करेक्ट थी, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। और ये अगर आप देखोगे तो मैं इसको इजी से मॉडरेट में रखता हूं, क्यों, क्योंकि भैया ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं है, बोर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है ये वाला, ये फॉर्मूला अगर ये आपको याद होगा तो आप कर ले जाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड, ये तो भैया वेरी वेरी इजी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती ही स्पीड है, और किसकी स्पीड की बात हो रही है, साउंड की, तो साउंड की स्पीड। आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्स एंड वाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। हमें पता है जो सेंटर की तरफ लगता है या तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता या तो फोर्स होता, तो ये सेंट्रीपिटल या तो ये एक्सेलरेशन होगा या तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो सेंटर की तरफ लगे। और y तो हमें पता है कि स्पीड या वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो y इज व्हाट, y इज वेलोसिटी एंड x इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, x इज सेंट्रीपिटल फोर्स जो अर्थ की तरफ लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते थे इसको, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगता है, और x इज व्हाट, वेलोसिटी की डायरेक्शन, सॉरी y इज व्हाट, वेलोसिटी की डायरेक्शन। सातवां, ये भी इजी कैटेगरी में है, वेरी इजी कैटेगरी में। आठवां पर बात करते हैं, अ ट्रेन इज मूविंग, इधर क्या है भैया, ईस्ट, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, इधर क्या है, वेस्ट। ठीक, मतलब अगर हम इस मोशन की बात करें तो ट्रेन के व्हील्स होंगे, व्हील्स पर बहुत सारे फोर्स लग रहा होगा भैया, फ्रिक्शन लग रहा होगा, एयर फ्रिक्शन लग रहा होगा, है ना, बहुत सारी चीजें लग रही होंगी, बहुत सारे फोर्सेस, लेकिन फिर भी ये जा रही किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। यहां तक बात क्लियर है क्या आपको?
फिर भी ये भाई इसके अंदर दम है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि एक्सेलेरेशन इज जीरो। एक्सेलेरेशन इज जीरो का मतलब है कि नेट फोर्स जो उस पर लग रहा होगा वो जीरो होगा। बस बात खत्म, क्योंकि जो हमारा फोर्स होता है वो एफ नेट बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलेरेशन होता है। और एक्सेलेरेशन की वैल्यू अगर जीरो है तो फोर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। इट मींस जो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स, जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो जीरो, मतलब रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द जीरो। बाकी आप कुछ भी देखें, नो फोर्स है बिल्कुल लग रहा है भाई, फ्रिक्शन लग रहा होगा, एयर फ्रिक्शन लग रहा होगा, बहुत सारी चीजें लग रही हैं। ट्रेन खुद फोर्स लगा रही होगी तभी तो आगे जा रही है। नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स रेट, नेट फोर्स लग ही नहीं रहा होगा, है ना। तो ये चीजें बात हो गई अपनी। ये भी अगर आप बोलें तो इजी कैटेगरी में रखता हूँ, इजी टू मॉडरेट, सोचने की खेल है। ठीक, आ जाइए अब इस पर। हमें दे दिया गया कि फोकल लेंथ इज व्हाट, 25 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करता हूँ कॉनकेव मिरर है क्या, कॉनकेव मिरर है, ये अगर 25 सेंटीमीटर है तो इसका सी कितने पर होगा, ये एफ है ये सी है, ये होगा 50 सेंटीमीटर पर। अब अगर सी के जस्ट इधर कोई भी ऑब्जेक्ट रखूंगा तो वी नो कि यहां बनेगा, कहाँ बनेगा, ये पहला केस तो ये भी पहला केस। बोलो, अगर इनफाइनाइट पर रखते हैं ऑब्जेक्ट फोकस पर बनती है, थोड़ा सा बियॉन्ड सी रखते हैं तो फोकस से शिफ्ट हो जाती है। हमें पता ऑब्जेक्ट को हम इधर शिफ्ट करते हैं तो इमेज इधर शिफ्ट होती है, कॉनकेव के केस में यह बात आपको आई होप पता होगी। और ये क्वेश्चन को भी मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा क्योंकि रे डायग्राम के ऊपर बस है, रे डायग्राम के ऊपर है भाई। अगर आप देखें तो 50 से ज्यादा वाली वैल्यू 75, 75 की वैल्यू छोटी बनेगी और ये इमेज जो होगी हमें पता है कि भैया डिमिनिश्ड बनती है, डिमिनिश्ड। और जब भी बनेगी डिमिनिश ये रियल ही होगी, ठीक, रियल है। तो अगर आप डी का देखें तो डी का पहला, डी का पहला, तो डी का पहला, दूसरे ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, बचा कौन सा, तीसरा और दूसरा। अब इसके बाद किसकी बात कर लेते हैं, सी की बात कर लेते हैं। सी 50 है, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई वैल्यू रखते हैं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। और हमें पता है कि ये सेम साइज की बनती है, सेम दूरी पर बनती है, सेम साइज की बनती है। तो अगर हम सी की बात करें, सी का थर्ड, सी का थर्ड, ये वाला भी कैंसिल आउट, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बस बात खत्म, दो चीजें चेक कर लीजिए, काम ही खत्म हो गई। आइए, मॉस्क्यूटो मूव्स 1660, ये हम डायरेक्शन पहले देख लेते हैं। ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो कोई एक मॉस्क्यूटो यहाँ से चला पहले कहाँ पर, 16 सेंटीमीटर इधर, फिर इधर कितना, 63 सेंटीमीटर। तो बोला गया डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होगी ये, डिस्प्लेसमेंट होगी शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अगर हम देखें तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से h बराबर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, या तो अगर हम h की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से ये अंडर रूट पी का स्क्वायर, पी कितना भैया, पी कोई भी मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर, तो ये 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर। ठीक, अगर इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा h, 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस 63 का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, इसका आप ट्रिक जानना हो जान लो। ये 3 का स्क्वायर, पहले 3 का स्क्वायर करेंगे 0 9, 6 का स्क्वायर, ये 63 का स्क्वायर निकाल रहे हैं हम। तो फिर 6 3 18 दूना 36, यहाँ बीच में 36 लिख देते, 9 6 9 3, लिखेंगे 3 9 6। अगर इसको ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा, ऐड करेंगे अंडर रूट 9 6 15 और 5 6 तो 12 और 9 2 11 1 12 और ये 4 4225, 4225। अगर यूनिट डिजिट से खेलें तो 55, 50 का स्क्वायर अगर करें तो 50 5 5 25 नहीं होगा, 65। इस पर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 65 का अगर स्क्वायर करना हो तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 6 25 30 दूना 60, 5 2 2 4, परफेक्ट बैठ गया भाई, परफेक्ट बैठ गया। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 एच, यही है डिस्प्लेसमेंट 4225। ये किसका स्क्वायर है, 65 का, तो 65 विल बी द एग्जैक्ट आंसर। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लें तो डी बराबर 65। अब ये देखो थोड़ा सा मैं इसको कैलकुलेशन बेस्ड बोलूंगा, मैथमेटिक्स बेस्ड, तो ये इजी टू मॉडरेट ड्यू टू कैलकुलेशन मॉडरेट गई, बस कैलकुलेशन के बेसिस, ठीक है। आप इस पर चेक कर सकते थे, इसके बाद फिर उस पर चेक कर सकते थे, तो हो सकता था। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स
और अगर आप देखेंगे तो हमारे ये दो वैल्यूज जो होती है ना, ये वाली वैल्यूज और ये एक वैल्यू, दो वैल्यूज आपस में होती हैं, हमेशा पास पास की होती है। ये खास बात होती है एच पी और बी में। आप देखेंगे दो वैल्यूज बहुत क्लोज होती हैं, दो वैल्यूज क्या होती हैं, बहुत क्लोज होती हैं, तो वहां से भी आइडिया लग सकता था। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, अगर हम दो मासेस अपने पास, ये m1 का है, ये मान लेते हैं कि m2 का है, ठीक। अगर इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, g। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट सपोज d है, ये लग रहा होगा g m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर। अगर बोला गया कि दोनों के मास को हाफ कर देते हैं, m1/2 हो गया, ये वाला भी m2/2 हो गया, और अभी भी d डिस्टेंस पर रखा गया है। तो अगर हम देखें तो f बराबर g, f डैश होगा ये g m1/2 टू m2/2 अपॉन डी स्क्वायर। तो ये 4 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। और ये वैल्यू हमको यहाँ पर पता है कि इनिशियल वैल्यू थी, मतलब इनिशियल वैल्यू का 1/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, और ये इजी कैटेगरी में रखूंगा। अच्छा सवाल आया ही नहीं है फिजिक्स। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाली डिस्टेंस आपको y दी गई है यहाँ तक की, और ये वाली टोटल जो डिस्टेंस थी ये x दी गई है। तो अगर हम इस चीज को समझते हैं पहले, लेट सपोज ये पानी है, कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ पर रखी गई है, तो ये इसके लिए अभी रखी गई है, मतलब ये क्या है, उसकी रियल डेप्थ। ये क्या है, रियल डेप्थ। अगर मान लेता हूँ कि मैं इस चीज को देख रहा हूँ बाहर, देखो ऐसे सिनेरियो, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से लाइट रे निकली होगी। अब आप इस सरफेस पर गए तो यहाँ नॉर्मल क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, और ये जाना कहाँ चाह रही थी, इधर। तो ये पानी में थी तो डेंसर थी, ऊपर जा रही है तो क्या होगी, रेयरर। तो डेंसर टू रेयरर, तो ये नॉर्मल से अवे जाती है। अब ये दिख कहाँ से रही होगी, आती हुई, तो ये दिख रही होगी यहाँ से आती हुई, यहाँ से। तो ये वाली डेप्थ क्या होगी, ये वाली डेप्थ होगी एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ मतलब हमें पता है कि जब हम ऊपर से देखते हैं डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, तो हमें ऑब्जेक्ट जो एपरेंट डेप्थ है वो रियल डेप्थ से कम आती है। जो एपरेंट डेप्थ है, डेप्थ इज लेस देन रियल डेप्थ। कब, जब हम रेयर मीडियम से देख रहे हैं और कहां पर, डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा गया। तो यहां भी यही बात होगी, ये पानी होगा, ये एयर होगा, ऊपर से देखा जा रहा है तो लार्जर जो होगा ये रियल होगा, ये रियल होगा, और ये क्या होगा, एपरेंट होगा। x विल बी रियल, x विल बी रियल एंड y विल बी एपरेंट। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। चलिए, ये भी आपको मैं इजी टू मॉडरेट में रख सकता हूं, कॉन्सेप्ट का खेल है। 13, इफ VR इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रेनी डे। रेनी डे का मतलब क्या होगा भैया, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी मतलब पानी में क्या होगी, लिक्विडिटी, मीडियम में क्या होगी, लिक्विडिटी होगी। H2O के पार्टिकल्स होंगे, H2O होगा, लिक्विड होगा। और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई डे मतलब भैया सिर्फ एयर है, एयर है। तो हमें पता है कि सॉलिड स्पीड ऑफ साउंड जो होती है, स्पीड ऑफ साउंड की हम बात करें तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में स्पीड ऑफ साउंड। भैया अगर ये ह्यूमिडिटी है, लिक्विडिटी है मीडियम में, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम बात करें रेनी डे का तो VR ये ज़्यादा होगा VD से, VR विल बी ग्रेटर देन VD, और ये इजी कैटेगरी। 14th, अ नियर साइटेड पर्सन हैज फार पॉइंट। लेट सपोज ये अपनी आई है, आप ट्राई करते हुए चलिएगा। ये हमने कुछ यहाँ पर लेंस लगा रखा है, ये अपना लेंस, ठीक। इसका जो फार पॉइंट है वो कितना है, यहाँ से आंख से कितनी दूर है भाई, फार पॉइंट है ये 4.03 मीटर। और जो ये लेंस रखा गया है कितने पर रखा गया है, 3 सेंटीमीटर पर रखा गया। कहाँ से, यहाँ से, मतलब 0.03 मीटर पर रखा गया, अगर हम मीटर में लेते हैं तो, ठीक, क्लियर है। अब बोला गया कि हमें क्या करना है, इसका फार पॉइंट मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर रखी है तो वो नहीं दिख रही है, इसको सिर्फ यहीं तक दिख रहा है, इसके बाद की चीजें, यहाँ की चीजें इनविजिबल है, इनविजिबल है। तो एक बात बताइए, मैं बोल रहा हूँ कि हमें इनफाइनाइट तक दिखना चाहिए, तो मैं कोई ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर रखता हूँ, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखता हूँ, मतलब u बराबर अगर मैं इनफाइनाइट रखता हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखता हूँ, तो हमें वो दिखना चाहिए। अगर हमें दिखना है, मतलब इस आंख को दिखना है, तो वो दिख कहाँ तक रहा है, इसको सिर्फ 4 तक दिख रहा है। तो मैं क्या करूँ, v वाले को बराबर बोल दूं माइनस का दिस, लेकिन हमें इस लेंस के रेस्पेक्टिव में बात करना है। तो लेंस के रेस्पेक्टिव में अगर बात करें तो भैया इसकी जो v होगी ये कितना होगा, ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो यहाँ से यहाँ तक की है, कितना 4.03।
और ये वाली डिस्टेंस अगर हम माइनस कर दें तो क्या हमारी ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, मतलब 4.03 माइनस 0.03, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई, 4 आ गई बेसिकली एग्जैक्ट। कितनी आ गई, 4, मतलब ये 4 मीटर पर रखा हुआ है लेंस अपना। तो हमें v को ही 4 रखना है, v को ही 4 रखना है। ठीक, मैंने बताया था कि u बराबर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट सेंटीमीटर, जो भी हो मीटर में हो या, और v बराबर क्या होगा, -4 मीटर। हमें चाहिए क्या, तो f चाहिए, लेंस है, लेंस फॉर्मूला यूज करिए, 1/f बराबर 1/v, सॉरी 1/v माइनस 1/u, ये क्या होगा 1/f बराबर 1/v, कितना रखना है हमको, -4 मीटर रखना है, ध्यान रखिएगा। -1 इनफाइनाइट रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो गई, काम खत्म इसका। बचा क्या, तो पावर हमें निकालना था, पावर बराबर 1/f ही होता अगर f किस में हो, मीटर में, और यहाँ मीटर में ही रख के चल रहे हैं यहाँ पर। ये होगा माइनस का 1/4 विच इज इक्वल टू -0.25 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, -0.25 डायोप्टर। और इसको मैं मॉडरेट में रख सकता हूँ क्योंकि आपको चीजें समझने के लिए आना चाहिए, है ना, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, सॉल्यूशन करा रहा हूँ। आ जाइए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द कहानी। और हमें पता है कि जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है। मैं अगर मान लेता हूँ यहाँ से, ये ग्राउंड है हमारा, यहाँ हूँ मैं, यहाँ ऐसे ऐसे घूम के कहीं पर भी जाऊँ, यहाँ पहुँचूँ, तो हमें ये सिर्फ इनिशियल कंजर्वेटिव नेचर का होता है, मतलब इनिशियल पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट से मतलब मुझे पाथ इंडिपेंडेंट है, ये पाथ डिपेंडेंट क्या, एनर्जी कंजर्वेशन। कोई भी चीज कंजर्व तभी होती है जब वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है। ठीक, तो मतलब आप कैसे भी घूम के जाए उससे मतलब नहीं मुझे सिर्फ मतलब आप इनिशियली कहाँ थे और फाइनली कहाँ हो, उन दोनों के बीच में मैं एनर्जी का डिफरेंस देख लूंगा, बस मुझे आपसे मतलब ही नहीं आप घूम के या ऐसे आए हो या इसी पॉइंट पर ऐसे गए हो, उससे मुझे मतलब नहीं। आप मल्टीपल वेज से सेम पॉइंट पर जाएंगे, सेम एनर्जी होगी आप, तो टोटल एनर्जी जो रहेगी वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ऑल थ्रू आउट द ट्रैक। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, हम इंडिविजुअल नहीं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों का सम जो होगा वो हमेशा बराबर होगा। ठीक, हमेशा कांस्टेंट, इंडिविजुअल ये दोनों बदलते रहेंगे, ये भी बदलेगा ये भी बदलेगा, लेकिन दोनों का सम जो देखेंगे ना वो यही होगा। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी वो कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में, जो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, बस ये काम चलता रहेगा इन दोनों का। लेकिन टोटल अगर दोनों का सम करेंगे तो हमेशा टोटल मैकेनिकल एनर्जी बराबर रहेगा और ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब आपका काम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए और आपको कैसा लेवल लगा था पेपर का ये बताइए, और आप कितना इस चैनल से आपको कितनी मदद मिली है दोस्त, ये जरूर बताइएगा आप। और हम जब अभी अगले वीडियो में क्या करेंगे, केमिस्ट्री का भी सॉल्यूशन जल्द ही लेके आऊंगा आपके सामने, केमिस्ट्री का सॉल्यूशन, फिर उसके बाद बायो का आएगा, मैथ का आएगा, सबका सॉल्यूशन आता चला जाए। बस आपका काम है वीडियो शेयर करते रहिए अपने दोस्तों तक और एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, सीखते रहिए, बहुत लंबी जर्नी है। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, जय हिंद।